Hello dear students, I am Saddam Hussain. Welcome to RK Memorial Senior Secondary School, Sojatur. हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। उसमें हम पहले बहुत लास्ट वीडियोस में हम बहुत सारे पढ़ चुके, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ चुके थे, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, ये सब पढ़ चुके थे। और फिर आपने इवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी पढ़ लिया, लिथोस्फीयर भी पढ़ लिया, ये सब चीज। अब आज पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। यानी हमने लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था लिथोस्फीयर किस प्रकार बना था। अब जब एक पोर्शन लिथोस्फीयर बन गया है तो अपन दूसरे पोर्शन में जाएंगे, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो एटमॉस्फेयर जो आज का अपन को दिख रहा है, ये इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर वो पहले ऐसा नहीं था। तो ये दोनों जो हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों को इंटरलिंक है एक दूसरे से। यानी एटमॉस्फेयर बना तभी ये हाइड्रोस्फीयर, दोनों एक साथ ही इवोल्यूशन हुए हैं। कैसे हुए? ये अपन एक प्रोसेसिंग के थ्रू हुए। इवोल्यूशन ऑफ देयर आर 3 स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। यानी आज का जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो 3 स्टेज में बना है। उसका बनने का प्रोसेस है जो उसकी 3 स्टेज में जाके कंप्लीट हुआ। वो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखो द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। यानी सबसे पहले अपन ने देखा था, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि अपना जो सारे ये हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का ही पार्टिकल से बने प्लैनेट, ये सारा का सारा उस समय जो एटमॉस्फेयर था, लिथोस्फीयर बना, तब भी उसमें मैंने यही समझाया था कि सबसे पहले जो इनर प्लैनेट है उसके ऊपर किसका था, ये एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का। ये सारा का सारा पहले स्टेज के अंदर यही था। तो क्या होता है कि जब सोलर विंड आती है उनके पास, कूलिंग वाला जो बताया था मैंने आपको, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में जो डिफरेंस बताया था, उसका सबसे पहले रीजन बताया था वही कि जो सोलर विंड्स आती है और वो इतनी सारी तेज होती है कि वो इनर प्लैनेट के ऊपर से वो लेके चले जाती है, जो हाइड्रोजन हीलियम का गैस का जो क्लाउड होता है वो सारा उससे चला जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में यही होता है इसके ऊपर। ये यानी इनर प्लैनेट के सारे एक ही होते हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उसके ऊपर से एक साथ वो सोलर विंड के साथ रिजल्ट चला जाता है एटमॉस्फेयर की। ये फर्स्ट स्टेज हो गई थी। सेकंड स्टेज में in the second stage hot interior of the earth contribute to the evolution of the atmosphere। यानी फर्स्ट स्टेज में हाइड्रोजन, हीलियम गैस का डस्ट पार्टिकल सोलर विंड के थ्रू चला गया था। अब सेकंड में कूलिंग हो रही थी अर्थ की। यानी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स मिनरल्स थे वो सारे के सारे, जिस आयरन वाले वो नीचे जा रहे थे और बाकी वाले जो हल्के थे वो ऊपर आ रहे थे। तो इसी प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था कि जो कूलिंग प्रोसेस में डीगैसिंग हो रही थी। डीगैसिंग का मतलब होता है कि जो नीचे के पार्ट से ऊपर उठ रही थी ये हवाएं, यानी निकल रही थी। गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। यानी जो इंटीरियर सॉलिड पोर्शन था उससे क्या हो रहा था, बाहर निकल रही थी। जो अपने देखा था कि जब लो आयरन और नीचे जा रहा था, भारी वो जो डेंसिटी वाले थे और हल्के वाले थे वो ऊपर आ रहे थे, जिससे लिथोस्फीयर बना था। तो गैस डीगैसिंग का भी यही हो रहा था कि नीचे से वो ऊपर वाटर वेपर के रूप में, वोल्केनोज के रूप में वो निकल रही थी अपने बाहर। CO, H2O, CO2 सब सारे। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर। सब अर्ली जो अपना एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम के बाद जो सेकंड वाला बना था वो बना था क्या वाटर वेपर था उनके साथ, क्योंकि जो जमीन के अंदर इंटीरियर पार्ट था वो सारा गर्म हॉट थी। तो हॉट से जैसे निकली बाहर वो सब वाटर वेपर के रूम में नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था एंड वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बहुत रेयर मात्रा में थी। आज का जो एटमॉस्फेयर देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में और बाकी वाली कम है, लेकिन उस समय ऑक्सीजन बहुत लिटिल मात्रा कम थी, क्वांटिटी में थी। द प्रोसेस ऑफ थ्रू व्हिच द गैसेस वर ऑटोक्रेट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। यानी जो बाहर निकलने की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीगैसिंग बोलते हैं। यानी जमीन से अंदर जो गैसेस थी उसका बाहर निकलना डीगैसिंग कहलाता है। यानी फर्स्ट स्टेज में हाइड्रोजन, हीलियम का जो डस्ट पार्टिकल था क्लाउड्स, उसको सोलर विंड के थ्रू अपने पास ले गया। ग्रेविटेशनल फोर्स अपने इंटीरियर इनर प्लैनेट के पास कम थी इसकी वजह से, और नजदीक था सोलर के पास, सन के पास, तब वो चली गई। सेकंड स्टेज में जब कूलिंग प्रोसेस हो रही थी तो उसके जमीन के अंदर से अपने इंटीरियर पार्ट से अब निकल रही थी, डीगैसिंग हो रही थी। तो डीगैसिंग होने की वजह से इतनी सारी जो गैसेज थी वो अपने आसपास, जो जमीन से बाहर निकलेगी तो वो ऊपर उड़ के वो चलेगी नहीं, क्योंकि कुछ ग्रेविटेशनल जो पावर थी उसके पास, अर्थ के पास भी थी। तो आज भी जो एटमॉस्फेयर को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पकड़ के रखा, होल्ड करके रखा है, उसी प्रकार उसने उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको पकड़ के रखा, होल्ड करके रखा। थर्ड स्टेज में क्या होता है,
थर्ड स्टेज में क्या होता है, सेकंड वो सारे गैसेस बन गई। थर्ड स्टेज में क्या होता है, कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी आज का जो थर्ड स्टेज बनी, आज का जो एटमॉस्फेयर बना है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन, सेकंड स्टेज में लिटिल ऑक्सीजन थी, लेकिन आज जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही है इस एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये सब किस फोटोसिंथेसिस के जरिए बना। यानी जब ये वाटर वेपर निकलेगी तब हाइड्रोस्फीयर अपन पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तब क्या होगा, कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर जब ऊपर उठता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, फिर वाटर वेपर प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आता है, और प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आता है तब जो पानी है उसमें लिविंग ये चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, प्लानिट वगैरह कुछ बनते हैं, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस बनता है। और फोटोसिंथेसिस की वजह से अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो लेते हैं और छोड़ते हैं ऑक्सीजन है। तो उस समय ऑक्सीजन इसलिए बढ़ गई क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग था नहीं, तो कोई लेने वाला ऑक्सीजन को यूज करने वाला कोई ना थे, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे इंक्रीज होती गई। ये 3 स्टेज में अपन ने पढ़ लिया कि मतलब किस प्रकार हुआ। फर्स्ट स्टेज में हाइड्रोजन हीलियम का डस्ट चला गया, सेकंड स्टेज में लीगैसिंग हुआ, यानी जमीन से निकलकर बाहर ये सारी गैसें निकली। तीसरा फोटोसिंथेसिस के जरिए ये ऑक्सीजन की या आज का यह एटमॉस्फेयर बना। अब अपने ये एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हाइड्रोस्फीयर के बारे में। यानी हाइड्रोस्फीयर जो आज का अपन देखते हैं, सारा ओशियन ही ओशियन देखते हैं, बहुत सारा पानी, वो कैसे बनता है। कूलिंग ऑफ अर्थ, कंटिन्यूस वोल्केनो इरप्शन, यानी ये सब हो रहा था उस समय, ये प्रोसेसिंग में एक साथ चल रहा था। यानी अर्थ कूलिंग भी हो रही थी, वाटर वेपर वगैरह सब बाहर निकाल दिए जा रहे थे, और वोल्केनो इरप्शन हो रहा था, वाटर वेपर वगैरह सब निकल रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड से, ये सब बन रहा था। तो कंट्रीब्यूट वाटर वेपर गैसेस एटमॉस्फेयर इन कंट्रीब्यूट क्या, कूलिंग ऑफ अर्थ में वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंसेशन। अब क्या हुआ, कंडेंसेंट वाटर वेपर जो था वो संघनन होना शुरू हुआ, कंडेंसेशन होना शुरू हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर। अब जो ये कंडेंसेशन होने की वजह से क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या बनने, रेन वाटर के रूप में फॉर्म होने लग गया। जो अपन प्रोसेस पढ़ते हैं रेन की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर फिर ऊंचा जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स के बाद में फिर प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में वापस अपने वाटर आता है। तो वो प्रोसेस स्टार्ट होने लग गई। एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज कोजिंग मोर कंडेंसेशंस एंड मोर रेन्स। यानी ज्यादा फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से क्लाउड्स बनने लगे, प्रिसिपिटेशन होने लगी, तो क्या होने लगे, ज्यादा से ज्यादा ये वाटर वेपर, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ये सब जो प्रोसेस होने लगी, तो ये ज्यादा से ज्यादा होने लगा, और ज्यादा से ज्यादा ये कूलिंग होने लगी अपनी अर्थ, ये सब चीजें होने लगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब उस समय बरसात, रेन ज्यादा से ज्यादा होने लगी, तो ये जो जितने भी जो अर्थ के उस समय ओरिजिन हुआ था, लिथोस्फीयर बना था, तो ये गड्ढे थे, तो वो गड्ढे धीरे धीरे पानी की वजह से भरने लगे, और जो आज का अपन रूप देखते हैं ओशियन के रूप में, वो सारा इकट्ठा हो गया और ओशियंस बन गए, और हाइड्रोस्फीयर जिसको अपन बोलते हैं। तो हमने एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया है, और आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग अस।